तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ITR 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 कैसे फाइल करते हैं। ITR 1 इंडिविजुअल्स के लिए हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख तक है और उनकी इनकम फ्रॉम सैलरीज है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी की 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या फिर अदर सोर्सेज से इंटरेस्ट की इनकम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिल करेंगे फर्स्ट नेम, जैसे मैं डाल देता हूँ मोहन। मिडिल नेम और लास्ट नेम आ जाएगा मोहन कुमार। यहाँ पे आएगा पैन नंबर, इस ऑप्शन में आएगा पैन नंबर। मैं रैंडम कोई पैन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पैन नंबर हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है आधार नंबर। आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आधार नंबर फिल कर दिया। ये सारे रैंडम नंबर्स हैं, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फिगर आएगी। अब यहाँ पे आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जो आप जिस सेक्टर में होंगे आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अदर्स ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको अदर्स पे करता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। सपोज कीजिए मैं डालता हूँ 1 जनवरी 2001। तो यहाँ पे इसने डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने अदर्स डाल दिया है। अब यहाँ पे आपका प्राइमरी ईमेल आईडी आ जाएगा। मैं डालता हूँ abc@gmail.com। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया 9812345678। सेकेंडरी मोबाइल नंबर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ्लैट नंबर या ब्लॉक नंबर, जो भी आपका एड्रेस है, आप वो डाल सकते हैं। सपोज कीजिए मैं टाइप करता हूँ A123। नेम ऑफ द प्रीमाइसेस डाल सकते हैं कि आप कौन सी प्रीमाइसेस में रहते हैं, वहाँ का एड्रेस आ जाएगा। रोड या स्ट्रीट नेम आ जाएगा, लोकेलिटी आ जाएगी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। टाउन में भी न्यू दिल्ली आ जाएगा। स्टेट में सिलेक्ट करेंगे, आप जिस भी स्टेट के हैं आप यहाँ पे स्टेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली मेंशन कर देता हूँ। पिन कोड 110075 है। मैंने ऐसे ही रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर लिया है। सेकेंडरी एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं यस और नो। अगर आपका प्राइमरी एड्रेस ही सेम है तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो मैं यस कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस में भी सेम वही आ जाएगा जो प्राइमरी एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC मतलब ये न्यू रिजीम में कह रहा है कि अगर आप न्यू रिजीम में लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। डिफ़ॉल्ट इज नो, मतलब ये न्यू रिजीम में ही ले रहा है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप यस करते हैं तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ले जाएगा, और अगर नो करते हैं तो ये न्यू में ही लेके जाएगा। तो मैं अभी इसको न्यू ही करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है टू एस्टिमेट योर टोटल टैक्स एंड डिसाइड टू विच टैक्स रिजीम इज़ बेनिफिशियल यू में यूज़ द इनकम टैक्स कैलकुलेटर। आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपकी इनकम 15 लाख है तो आप ओल्ड और न्यू में उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपका मोर बेनिफिशियल होगा आप वो वाला सेक्शन ले सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट में ये न्यू टैक्स रिजीम ही दिखा रहा है। ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आर यू फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद ये कह रहा है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ द अमाउंट एग्रीड अपॉन एक्सीडिंग 2 लाख फॉर द फॉरेन ट्रैवल। अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवल करी है जिस पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा हुआ है तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा।
अगर किया है तो, अगर यस करेंगे तो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अगर नो करेंगे, ओके नो हमने कर दिया है। यहाँ पे भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा का कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद आ जाता है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न एज पर द अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4 ऑफ द 7th प्रोविजन। ये सारा ब्लॉक हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे नो कर दिया है, तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो सिंपली आप यहाँ पे नो टाइप कर दीजिए, नहीं रिप्रेजेंटेटिव असेसी नहीं फाइल कर रहा, हम ही फाइल कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे नो आ जाएगा। अगर यस होगा तो आपको यहाँ पे यस करके नाम डालना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव का, उसकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट में आएगा रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1), मतलब विद इन ड्यू डेट आप फाइल कर रहे हैं तो 139(1) ही आएगा। उसके बाद अगर कोई रिवाइज रिटर्न है तो रिवाइज रिटर्न की डिटेल आ जाएगी, रिसिप्ट नंबर आ गया, उसकी डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप रिटर्न रिवाइज करते हैं तो हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम सेक्शन 139(1) में फाइल करेंगे बिफोर द ड्यू डेट। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रॉस सैलरी, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। सपोज कीजिए मैं डालता हूँ 15 लाख रुपए, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 15 लाख जैसे ही मैंने डाला, ये 15 लाख की ग्रॉस सैलरी इसने दिखा दी है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज पर सेक्शन, यहाँ पे जो परक्विजिट है, मान लो मैं 50,000 के परक्विजिट भी डाल देता हूँ तो मेरी सैलरी आ गई 15,50,000 रुपये। और अगर प्रॉफिट इन लियन ऑफ सैलरी है, मतलब प्रॉफिट मिलता है मेरे को इन लियो ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे मैं सपोज कीजिए 25,000 डाल देता हूँ, तो ये मेरा 15,75,000 की ग्रॉस सैलरी दिखा देगा। तो ऐसे ही आप सैलरी अपनी डाल सकते हैं, अगर कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है परक्विजिट का तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये आपका सैलरी का पोर्शन हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, इसमें बता देते हैं क्या क्या है। जैसे रेम्यूनरेशन रिसीव्ड, अगर आप कोई रेम्यूनरेशन एम्बेसी या हाई कमीशन के हैं तो वो रेम्यूनरेशन आ गया। कोई अलाउंसेस या परक्विजिट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, वो आ गया। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है या पेंशन है या अर्न लीव है, यानी कि ये जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम है, वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शन है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, तो ये एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे लेस करनी पड़ेगी अगर वो ऑलरेडी इंक्लूड है सैलरी में। तो अगर इंक्लूड नहीं है सैलरी में तो आपको यहाँ पे इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेट सैलरी दिखा दी इसने 15,75,000, कैसे आई। 15 लाख की सैलरी, 50,000 का परक्विजिट और 25,000 का प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, तो ये 15,75,000 रुपये आ गया है अमाउंट। जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की दिखा रहा है, क्योंकि ये न्यू रिजीम है तो इसमें 75,000 की डिडक्शन मिलती है, ओल्ड रिजीम में 50,000 की डिडक्शन मिलती है। तो 75,000 इसने यहाँ पे लेस कर दिया, तो मेरी सैलरी जो आ गई वो आ गई अंडर द हेड सैलरी 15 लाख रुपए की, मेरी अंडर द हेड सैलरी इनकम आ गई। उसके बाद ये कह रहा है कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। सपोज कीजिए मैं 3 लाख रुपए लेता हूँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मैक्सिमम लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ओके। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे यहाँ पे जाके फाइल करना पड़ेगा अगर डालना है तो पहले हम ये देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी पे हम अभी आते हैं, ये आ गया ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी का आ गया। यहाँ पे इसका एड्रेस डालना पड़ेगा, डिटेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ओन्ड है रेंटेड है, स्पाउस मेजर, ये आ गया। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ है, सेल्फ यानी कि ओनर जो है हाउस प्रॉपर्टी का सेल्फ है, क्योंकि आपको रेंट मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इज द प्रॉपर्टी को ओन्ड, अगर को ओन्ड है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे को ओनर की वर्कर ये छोड़ दो,
टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी किस टाइप की है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या टीम्ड लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगी उसकी इनकम, लेट आउट करेंगे तो उसकी इनकम यहाँ पे आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी लेट आउट में। अब यहाँ पे नेम ऑफ टेनेंट डालना है, जो आपका किराएदार है उसका नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ रामू, पैन नंबर डालता हूँ ABCFPF1234T, आधार नंबर उसका आ जाएगा और उसका पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, पैन ऑफ द टेनेंट इफ TDS क्रेडिटेड इज क्लेम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ गई ग्रॉस रेंट। अब ग्रॉस रेंट मान लो मैं 3 लाख रुपए दिखाता हूँ कि मुझे 3 लाख रुपए मिल रहा है, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मेरी 3 लाख रुपए आ गई। अब इसमें 30% की एनुअल वैल्यू जो हमें डिडक्शन अलाउ होती है, 30% की एनुअल वैल्यू लेस हो जाएगी 90,000 की, तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये, 90,000 मेरा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई मेरे को, एनुअल वैल्यू का 30%, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो 90,000 मेरा यहाँ पे लेस हो गया और मेरी यहाँ पे इनकम आ गई 2,10,000 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ऐसे ही अगर आपकी कोई दूसरी भी हाउस प्रॉपर्टी है तो आप उसको यहाँ पे भी डाल सकते हैं, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सपोज कीजिए अगर आपने कोई बोरोड कैपिटल पे कोई लोन लिया हुआ है, जैसे बैंक से लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे बैंक का नाम आएगा, नेम ऑफ द बैंक, सपोज कीजिए मैं HDFC बैंक डालता हूँ। लोन अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा आपको, डेट ऑफ सेंशन ऑफ द लोन डालना पड़ेगा, मतलब किस डेट पे आपका लोन सेंशन हुआ है। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा कितने अमाउंट का आपने लोन लिया है, टोटल अमाउंट ऑफ द लोन। उसके बाद डालना पड़ेगा लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 31 मार्च 2026 पे आपका कितना आउटस्टैंडिंग लोन था वो डालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे डालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको सिर्फ 2 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। तो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ कि अभी हमने कुछ डिटेल नहीं, हमारे पास डिटेल नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 2,10,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आ गया अदर सोर्सेज की इनकम। अदर सोर्सेज में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। मैं सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट की इनकम ले लेता हूँ, सपोज कीजिए मेरी आई 12,500 रुपये। अदर सोर्सेज में एक आ गया मेरा FD के डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट, ये भी मैं ले लेता हूँ, मान लो 15,000 रुपये मेरा FD का इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, मतलब आपने जो रिटर्न फाइल करी उसके ऊपर अगर आपका कोई इनकम टैक्स का रिफंड आता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी इनकम यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 10,000 रुपये डालता हूँ इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो वो भी आपकी इनकम में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसे ही फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन PF का है तो वो आ जाएगा, एनी अदर इनकम है तो वो भी आ जाएगी। अगर आप एनी अदर इनकम डालोगे तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस टाइप की इनकम है। जैसे ट्यूशन इनकम डालता हूँ, ज़्यादातर जो ट्यूशन इनकम डालते हैं, तो यहाँ पे मैं ट्यूशन इनकम डाल देता हूँ 25,000 रुपये। तो ये मेरी 62,500 की मेरी अदर सोर्स की इनकम आ गई जो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। तो अब देखिए यहाँ पे एक डिविडेंड इनकम भी आएगी। आपको डिविडेंड इनकम आपको पीरियड वाइज डालना पड़ेगा, अप टू 15 जून, 15 जून से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 मार्च और 31 मार्च तक का डिविडेंड कितना कितना मिला है ये आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा पीरियड वाइज। तो अब मेरी टोटल इनकम जो आ गई है वो आ गई है 17,72,500, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है एक बार दोबारा से बता देते हैं। जिसमें सैलरी इनकम इंक्लूड है, सैलरी के बाद मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इंक्लूड है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इंक्लूड है। उसके बाद मेरी अदर सोर्सेज की इनकम भी इंक्लूड हो गई 62,500।
अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि आपने न्यू टैक्स रिजीम में लिया है, तो यहाँ पे आपको जो 80 चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलती है वो यहाँ पे लिमिटेड होगी, तो वो आपको कम मिलेगी। 80C की डिडक्शन नहीं मिलती न्यू रिजीम में, 80CCC की भी नहीं मिलती। यहाँ पे सिर्फ ये अलाउड है 80CCD, मतलब कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे आपको 80CCD की सिर्फ एक डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। जैसे ये सारी डिडक्शन है 80E, डबल ई, 80G, ये सारी कोई भी डिडक्शन आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलती हैं। तो टोटल डिडक्शन आ गई। यहाँ पे मैंने 0 किया हुआ था तो 0 आ गया। एक आपको 80CCH की डिडक्शन मिल जाएगी अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग, कंट्रीब्यूशन टू द अग्निपथ स्कीम। तो यहाँ पे 2 डिडक्शन आपको सिर्फ मिलती हैं, तो यहाँ पे भी मैं 0 ही फाइल कर देता हूँ। तो टोटल डिडक्शन मेरी 0 हो गई, टोटल इनकम मेरी 17,72,500 हो गई। और अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप डाल सकती हैं। जैसे कैटेगरी आ गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम, या फिर अगर आपको कोई कंपनसेशन मिला है, या फिर कोई स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट है, या फिर सीनियर सिटीजन का कोई अमाउंट मिला है आपको, तो ये यहाँ पे आप एग्जेम्प्ट इनकम जो है आपकी, यहाँ पे आप कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। तो टोटल एग्जेम्प्ट इनकम ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, इसका आपके इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल सेल कंसिडरेशन आएगी। टोटल सेल कंसिडरेशन, सपोज कीजिए मैंने 15 लाख रुपए का कोई एसेट बेचा, कैपिटल एसेट बेचा, तो मैं 15 लाख रुपए यहाँ पे फिल कर दूंगा। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो अगर 14 लाख रुपए की है, तो मैंने 14 लाख रुपए यहाँ पे फिल कर दिया, तो मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया अंडर सेक्शन 112A, जो मेरा यहाँ पे टोटल इनकम में मेरी ऐड हो जाएगा। जो पहले टोटल इनकम मेरी 17,72,500 आ रही थी, अब ये टोटल इनकम मेरी 18,72,500 हो गई है। तो ऐसे ही मेरी टोटल इनकम 18,72,500 हो गई। उसके बाद यहाँ पे जब चेक करेंगे वैलिडेशन पे, तो वैलिडेट करेंगे, कैलकुलेट टैक्स करेंगे, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, हमारी टोटल कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो अभी हमारी इनकम आ रही है 18,72,500, 18,72,500 हमारी इनकम आ रही है। जब हम वैलिडेट करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि हमारी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल में क्या क्या आएगा। एड्रेस आएगा उसका, सिटी, स्टेट, कंट्री आएगी, पिन कोड आएगा। उसके बाद ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। अगर आप सेल्फ हैं तो सेल्फ डालेंगे, और अगर को ओनर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की हुई है तो लेट आउट करेंगे। फिर उसके बाद टेनेंट का नाम आएगा, टेनेंट का पैन आएगा, आधार नंबर आएगा, और अगर उसने कोई टीडीएस काटा हुआ है तो उसका भी पैन या क्रेडिट आएगा, पैन या टेन आएगा। ऐसे ही दो हाउस प्रॉपर्टी की आप डिटेल डाल सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, तो लोन फ्रॉम किससे लिया है, लोन बैंक से लिया है या अदर से लिया है, तो वो डिटेल आएगी। बैंक का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, लोन का अमाउंट आएगा, सैंक्शन डेट आएगी लोन की, और उसके बाद टोटल अमाउंट जो होगा लोन का वो आएगा, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा 31 मार्च 2026 का। और यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा। तो ऐसे ही दोनों हाउस प्रॉपर्टी का आप यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद टीडीएस का पॉइंट आता है। यहाँ पे टीडीएस जो भी आपका 26 ईयर्स में टीडीएस आ रहा होगा, फॉर्म 16A यहाँ पे देखिए, अगर आपका टीडीएस ये रहा, अगर आपका टीडीएस कंपनी काटती है, अगर आप सैलरीड पर्सन है, कंपनी आपका टीडीएस काटती है, तो कंपनी का टैन नंबर, कंपनी का नाम, कितनी इनकम पे टीडीएस काटा है और कितना टीडीएस काटा है, ये अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अदर देन कंपनी, जैसे आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो बैंक वाले आपका टीडीएस काट के आपको अमाउंट पे करते हैं, तो वैसे ही बैंक का टैन नंबर, बैंक का नेम आ जाएगा, टीडीएस का रेट आ जाएगा, ग्रॉस रिसिप्ट आ जाएगी, ईयर ऑफ डिडक्शन आ जाएगा, टैक्स अमाउंट आ जाएगा, और कितना आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं इस साल में वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी की टीडीएस आ गया, यहाँ पे अदर देन सैलरी का टीडीएस आ गया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका अगर कोई टेनेंट है, टेनेंट ने 50,000 से ज़्यादा का रेंट पे करता है, तो वो टीडीएस काट के आपको पे करता है। तो यहाँ पे टेनेंट का पैन आ जाएगा, उसका आधार नंबर आ जाएगा, टेनेंट का नाम,
किस सेक्शन में टीडीएस काटा हुआ है, कितने अमाउंट पे काटा हुआ है, किस ईयर से रिलेटेड है, कितना टैक्स का टीडीएस है वो आ जाएगा, और कितना टैक्स आप क्लेम कर रहे हैं, टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टीडीएस की डिटेल आएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उस चालान की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। जैसे बीएसआर कोड हो गया, चालान पे एक बीएसआर कोड होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, डेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, सीरियल नंबर ऑफ द चालान हो गया और टैक्स पेड हो गया। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की यहाँ पे टैक्स पेड की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद टीसीएस का अमाउंट आ जाता है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी उसके ऊपर आप टीसीएस, जो गाड़ी बेचता है वो टीसीएस कलेक्ट करके आपको गाड़ी बेचता है, तो उतना टीसीएस का अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। यहाँ सेम टैन नंबर डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, कितने अमाउंट पे काटा, किस ईयर में कलेक्ट किया, कितना टैक्स कलेक्ट किया और किस ईयर में आप उसको क्लेम कर रहे हैं, टीडीएस क्रेडिट ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है टैक्स पेड एंड वेरीफाइड। यहाँ पे आपने जितना भी टैक्स पे किया है, टोटल टैक्स पेड, चाहे वो आपका एडवांस टैक्स हो, चाहे आपका सैलरी का हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, ये सारा टैक्स जो भी आपने पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा टोटल टैक्सेस पेड में। उसके बाद जो आपका टैक्स पेएबल बनेगा उसमें से आपका अमाउंट आएगा कि वो रिफंड है या पेएबल है। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, एक मैंडेटरी है बैंक अकाउंट डिटेल डालना। आईएफएससी कोड आएगा, नाम आएगा बैंक का, अकाउंट नंबर आएगा, टाइप ऑफ अकाउंट आएगा, सेविंग या करंट, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, जो भी अकाउंट होगा वहाँ पे आप टिक करेंगे। और उसके बाद रिफंड अगर होगा तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा कि ये रिफंड के लिए आप इस अकाउंट को अप्लाई करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएगा वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपका नाम आएगा, उसके बाद फादर नेम आएगा, फादर नेम में डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कौन रिटर्न फाइल कर रहा है, आप सेल्फ की कैपेसिटी में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ आएगा, पैन नंबर आएगा और प्लेस आएगा। प्लेस मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये रिटर्न जीएसटीआर, ये आपकी ITR 1 रिटर्न पूरी फाइल हो चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसको वैलिडेट करना है और टैक्स कैलकुलेट करना है। वैलिडेट और टैक्स कैलकुलेट करके जब ये सक्सेसफुली सबमिट दिखा देगा तो आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है और वहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके आपको इसको अपलोड कर देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।